हम लोग आज अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कल हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था, तो फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे कि साइंस होता क्या है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, साइंस से थोड़ा रूबरू हो चुके होंगे कि साइंस होता क्या है और साइंस के कितने पार्ट हैं, और सभी के फादर के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के रूप में। एक्चुअली आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी तो होना ही चाहिए था, ठीक है। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में हमारा आता है लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, ठीक है। लाइफ प्रोसेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जय प्रक्रम, और न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पोषण, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो है हमारा लाइफ प्रोसेस जय प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस को हम लोग समझने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, लाइफ प्रोसेस 1 और लाइफ प्रोसेस 2, यानी जय प्रक्रम फर्स्ट और जय प्रक्रम सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइफ प्रोसेस फर्स्ट के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस फर्स्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारा है रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वसन। थर्ड चैप्टर हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, थर्ड चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थों का परिवहन। और हमारा चौथा चैप्टर है एक्सक्रीशन, जिसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। ये चारों हमारा आता है लाइफ प्रोसेस फर्स्ट में, ठीक है। हम लोग इसको क्लास 10th में चैप्टर वाइज जैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आएगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लाइफ प्रोसेस सेकेंड में। तो लाइफ प्रोसेस सेकेंड में हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। और हमारा सेकंड चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग प्रजनन बोलते हैं। ये जो हमारा 4 और 2 6 चैप्टर जो हमारा लाइफ प्रोसेस 1 और लाइफ प्रोसेस 2 मिला के हमारा 6 चैप्टर होता है। और हम लोग को क्लास 10th में 2 चैप्टर और पढ़ना होता है, ठीक है। एक होता है हमारा जेनेटिक्स, दूसरा हमारा होता है आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। वो हमारा लाइफ प्रोसेस से हट के है, इसलिए हम इसमें चर्चा नहीं किए। तो मोटे मोटे तौर पे सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा ये सब चैप्टर जो है एक दूसरे से को रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन होता क्या। न्यूट्रिशन जो होता है, हम लोग सबसे पहले हम लोग बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। तो ऊर्जा हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ऊर्जा हम लोग को मिलेगा ग्लूकोज से। और ग्लूकोज हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज हम लोग को मिलेगा, कोई भी हम लोग फूड मटेरियल लेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन हुआ पोषण। तो हम लोग को सबसे पहले न्यूट्रिशन मिला, पोषण हम लोग लिए। पोषण करने के बाद हम लोग को रेस्पिरेशन भी जरूरी है। विदाउट रेस्पिरेशन पोषण का कोई रोल नहीं है। अगर हम लोग भोजन कर भी लेते हैं, तो भोजन के साथ साथ हम लोग को जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जब भोजन बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे, मतलब अंतःग्रहण जब भोजन को लेंगे शरीर के अंदर, तो उस भोजन को तोड़ने के लिए हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से आएगा, वो रेस्पिरेशन से आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्पिरेशन भी जरूरी है। अब रेस्पिरेशन के साथ साथ आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे जरूरी है कि मान के चलिए हम लोग भोजन को इनटेक के लिए बॉडी में भोजन को लेने के बाद वो हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद वो क्या होता है, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। हमारे भोजन पे HCl काम करता है। HCl काम करने के बाद उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन के पार्टिकल्स को तोड़ता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी क्या करता है, बॉडी उसको क्या करता है, जो भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के उससे क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ब्लड। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा ब्लड, ठीक है। वो जब ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी से, उस एनर्जी को वो क्या करता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो क्या करता है, फॉलो करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट हम लोग समझते होता क्या, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऐसे समझते हैं जैसे कि मान के चलिए कोई भी सामान मैन्युफैक्चर हुआ, सपोज दैट दिल्ली में, ठीक है, ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई भी सामान मैन्युफैक्चर हुआ हमारा दिल्ली में, ठीक है। अब मान के चलिए ऐसा तो नहीं है कि कोई सामान जब हमारा दिल्ली में मैन्युफैक्चर हुआ है तो सिर्फ दिल्ली वाले ही उसको यूज करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो सामान का तो नीड सभी को पड़ता है, ठीक है। मान के चलिए जैसे सामान्य से लिए एक फ़ोन का मैन्युफैक्चर हुआ कहाँ हुआ, हमारा दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में जब फ़ोन बना, तो फ़ोन बनने के बाद वो फ़ोन तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ठीक है ना। दिल्ली के अलावा और भी बहुत सारा हमारा स्टेट है, जैसे कि हमारा है बिहार, ठीक है, हमारा है झारखंड, ठीक है। तो ये भी बहुत सारा स्टेट है। तो सभी स्टेट एक दूसरे से किसके द्वारा कनेक्ट है? एक रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा कनेक्ट है। ये जो हमारा रोड है, रोड एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। रोड पे ये जो रोड एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इस रोड पे हमारा बहुत सारा व्हीकल्स चलता है, मतलब मोटर गाड़ी चलता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे सामान हमारा मान के चलो, फोन कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ? दिल्ली में। दिल्ली से जो फोन पहुंचेगा झारखंड, बिहार, सभी जगह पहुंचेगा, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचेगा। किसके माध्यम से? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? हमारा गाड़ी कर रहा है ट्रांसपोर्ट का काम, ठीक है। इसी तरह हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड करता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड जो होता है हमारे पूरे सिर से लेके हमारे पैर तक पूरा ब्लड का सप्लाई रहता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो भी न्यूट्रिशन होता है, पोषक वाला पदार्थ होता है, वो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे ट्रांसपोर्ट के बाद हम लोग समझेंगे एक्सक्रीशन। जब हम लोग के बॉडी में वो सारा चीज क्या होगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद हम लोग जो भी फूड को इनटेक करते हैं, फूड को इनटेक करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भोजन को ग्रहण कर रहे हैं सारा एनर्जी का ही फॉर्म है, उसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग हार्मफुल बोल सकते हैं, हार्मफुल वेस्टेज के रूप में हमारे शरीर में रहता है। उसको क्या किया जाता है? हमारा जो किडनी होता है, ठीक है, किडनी उसको क्या करता है? उसको छानने का काम करता है, ठीक है। जितना भी हार्मफुल प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ठीक है, वो हमारा किडनी उसे छान के क्या कर देता है? उसे अलग कर देता है, ठीक है। और जितना भी अच्छा पदार्थ होता है न्यूट्रिएंट्स वाला, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब हमारा शरीर कर लेता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक्सक्रीशन। तो इसी तरह देखिए चारों चैप्टर हम किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। सबसे पहले न्यूट्रिशन, पोषण लिए, फिर रेस्पिरेशन किए, रेस्पिरेशन करने के बाद फिर हमारे बॉडी में गया, जाने के बाद फिर क्या हुआ? हम लोग का ट्रांसपोर्ट हुआ। जितना भी भोजन हम लोग को डाइजेस्ट हुआ वो हमारे पूरे बॉडी में क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जितना भी खाए पिए और जो भी पचा है, उसके बाद जो भी बचा हमारे शरीर में, उसको हम लोग क्या कर दिए? शरीर से बाहर कर दिए। ये हमारा चारों चैप्टर लाइफ प्रोसेस 1 में एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग समझेंगे लाइफ प्रोसेस सेकंड समझेंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस सेकंड में क्या होता है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण व समन्वयन, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा आता है रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग प्रजनन बोलते हैं। तो इस दोनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद ज्यादा जानकारी हम लोग इस चैप्टर में जाएंगे तो ज्यादा जानकारी हम लोग को इसमें लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऐसे समझ सकते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा छोटा सा होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे क्या होता है? जब 2 साल 3 साल 4 साल का बीतता है तो वो बच्चा में धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ आने लगता है। ग्रोथ आने के बाद बच्चा एक समय के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। मान के चलिए 17-18 साल का बच्चा होता है तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे उसके बॉडी में क्या होने लगता है? हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है? उसके शरीर में क्या होता है? बाल आना लगता है। और उसके बाद उसमें उसके शरीर पे दाढ़ी मूंछ भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मेल में। और फीमेल में के बॉडी में भी क्या होता है? बाल आने लगता है। और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होता है? स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कारण होता है। इसमें भी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा केमिकल के द्वारा होता है, एक हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो अब दोनों में समझते हैं कैसे होता है। एक केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो क्या होता है? एक लंबे समय तक होता है। ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा छोटा से जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के लिए उसको टाइम लगता है, ठीक है। वो हमारा केमिकल के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। एक लंबे समय के बाद वो क्या होता है? अच्छा समय के बाद वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो होता है केमिकल्स वो धीरे धीरे करके क्या होता है? रिलीज होता है। और एक अच्छे समय के बाद क्या होता है? वो बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना, वो क्विक रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते, ठीक है, अगर तावा से हाथ सट जाए तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को कैसे पता चल गया कि मतलब वो हम लोग के हाथ में कुछ सटा हुआ है? वो हमारा क्या होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा वो होता है। अगर मान के चलिए कि अगर उसमें भी हमारा
केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन शामिल रहता है। तो पता चला क्या, अभी हम लोग का तवा में हाथ सटा तो पता चलता 6 महीना के बाद, हाँ तो जल जाता तो पता चलता 6 महीना के बाद क्या हम लोग को तवा 6 महीना पहले सटा था। ठीक है, इसलिए ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होने वाला, जो क्विक रिस्पॉन्स करे। जैसे कि हम लोग सोए हुए हैं, सोने के बाद अगर हम लोग के बॉडी में कोई सुई चुभा दे, हम लोग को कैसे क्विक रिस्पॉन्स पता चल जाता है कि हम लोग के बॉडी में कुछ चुभा है। तो ये किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हम लोग मोटे मोटे तौर पे समझ गए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग को करना क्या। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे कि एक मनुष्य जो होता है अपने समान अपनी संतति को कैसे जन्म दे सकता है, अपने जनरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आई थिंक समझ चुके होंगे कि लाइफ प्रोसेस 1 और लाइफ प्रोसेस 2 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इस पे आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं फूड, फूड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भोजन। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग जीवित रहने के लिए क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। ठीक है, तो भोजन तो लेते हैं, लेकिन भोजन में होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे, और जो चीज़ पाया जाता है हमारे भोजन में, और पाए जाने के बाद उससे हम लोग का बॉडी कैसे बिल्ड करता है, कौन से न्यूट्रिएंट से क्या चीज़ मिलता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोग फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद फूड जब लेते हैं तो फूड में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा पाया जाता है प्रोटीन, तीसरा हमारा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन, पांचवा क्या होता है मिनरल्स, और हम लोग क्या करते हैं वाटर भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, अगर किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हिंदी में शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मोटे मोटे तौर पे समझिए तो चावल में पाया जाता है, और हम लोग आलू जो खाते हैं आलू में भी हम लोग का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, मतलब लेते हैं, तो लेने के बाद क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में टूटता है तो टूटने के बाद उससे क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है हमारे शरीर में। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का क्या काम है, ग्लूकोज का काम है सोर्स ऑफ एनर्जी, है हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में काम करता है। जैसे कि किसी मनुष्य को काम करने के लिए, एक मजदूर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको ज़्यादा मात्रा में क्या लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, जिससे वो अच्छे समय तक अपने काम को अंजाम दे सके। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग समझ चुके। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जनरली किस में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है हमारे मिल्क में, दूध में। ठीक है, अंडा में भी हम लोग का प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी हम लोग का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रोटीन, जब प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन टूटने के बाद वो एमिनो एसिड के रूप में टूटता है। ठीक है, प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड बनाता है, और एमिनो एसिड जो होता है हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, शरीर निर्माता। मतलब ऐसे समझे, प्रोटीन लेने से हम लोग का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे हम लोग का बॉडी उतना ज्यादा ऐसे क्या करेगा, बनेगा। ठीक है, प्रोटीन लेने से। उसके बाद अगला हमारा है फैट्स। फैट्स मीन्स क्या होता है, वसा। फैट्स को हम लोग हिंदी में वसा बोलते हैं। वसा टूटता है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसमें टूटता है, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, जब ये फैट हमारा टूटता है तो फैट टूटने के बाद वो हम लोग का क्या होता है, स्टोरेज एनर्जी के रूप में वो होता है। ठीक है, फैट जो होता है सब ऐसे समझिए, देखिए संचित ऊर्जा, ये संचित ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, जैसे कि फैट, जैसे कि मान के ऑयली चीज खाएंगे, तेल वाला सामान खाएंगे तो उसमें फैट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो फैट से होता क्या है, ये संचित ऊर्जा होता है। सबसे पहले देखिएगा, फैट खाने से क्या होता है, आदमी थोड़ा मोटा होता है। मोटा जैसे क्या, मान के चलिए उसके शरीर में चर्बी आना शुरू हो जाता है। किसी भी आदमी का देखे होगा, मोटापा जो होता है वो पेट से शुरू होता है। ठीक है, जब भी कोई आदमी मोटा होना शुरू होता है सबसे पहले उसका पेट निकलता है। पेट निकलने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका बॉडी क्या होता है, फैलने लगता है। ठीक है, तो फैट में क्या होता है, स्टोरेज, ये स्टोरेज एनर्जी के रूप में रहता है शरीर में। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, विटामिन को हम लोग विटामिन ही बोलते हैं, मिनरल्स को हम लोग खनिज बोलते हैं, और वाटर को हम लोग पानी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हमारा जो विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर है, ठीक है, ये तीनों मिला के हमारे शरीर में डिफेंस फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण से बचाव करता है। ठीक है, हम लोग जो विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और वाटर लेते हैं, ये हम लोग के बॉडी में किसका काम करता है, जितना भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से मतलब हम लोग के बॉडी को बचाने का काम करता है। ठीक है, हम लोग लिविंग के बारे में चलते हैं। लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का मतलब होता है सजीव वस्तु। ठीक है, सजीव वस्तु का मतलब होता है, तो सजीव वस्तु का मतलब तो हम लोग समझते ही हैं जिसमें जान हो,
ठीक है, जान हो, और जान के साथ साथ वो अपने समान अपने बच्चे को जन्म दे सकता हो। ठीक है, तो जनरली हम लोग समझते ही हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं एक सजीव वस्तु होता क्या है, जिसमें जान हो, प्राण हो। ठीक है, ये सब चीज को हम लोग लिविंग बींग्स कहते हैं, सजीव वस्तु। तो अब हम लोग देखते हैं जो ये भी लिविंग बींग्स है, मतलब सजीव वस्तु है, ये मतलब कैसे जिंदा रहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये कैसे मतलब अपने जीवन को सरवाइव कर पाते हैं। तो इसमें चलता है हमारा जो लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स में चलता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं जैविक प्रक्रिया। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं जैविक प्रक्रिया। अब ये जैविक प्रक्रिया होता क्या है? जैविक प्रक्रिया का मतलब हम लोग समझते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। ठीक है, उपापचय का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में, ठीक है, बहुत सारा सेल्स होता है। ठीक है, हमारा बॉडी जो होता है बहुत सारे सेल्स मतलब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसी कोशिका के अंदर जो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता है। मतलब उपापचय का क्या होता है? क्रिया होता है। उपापचय का क्रिया ऐसा होता है जैसे कि मान के चलिए हम लोग भोजन को लिए, भोजन को इनटेक मतलब भोजन को जब लेते हैं माउथ के अंदर, भोजन को लेने के बाद वो हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद उस पर केमिकल्स वर्क करता है, मतलब बहुत सारा रसायन उस पर काम करता है, और काम करने के बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। तो यही प्रक्रिया जो होता है, ये जो भोजन टूटता है, ये प्रक्रिया हमारा कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उपापचय। और ये प्रक्रिया कहाँ होता है? तो ये प्रक्रिया हमारा संपन्न होता है प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक लिविंग सब्सटेंस है। ऐसे समझते, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो देखिए कैसे होता है। मान के चलिए क्या, ये हमारा क्या है? कोशिका। ठीक है, ये हमारा सेल है, कोशिका। ठीक है, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये बहुत सारा कोशिका मिलके हम लोग का पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो ये हम लोग का है सेल, मतलब कोशिका। कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, छोटा सा एक केंद्र। ठीक है, और उसके बाद कोशिका में पाया जाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम लोग। ये हमारा जैसे कोशिका है। ठीक है, कोशिका, कोशिका के अंदर एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, फ्लूइड, लिक्विड टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक हमारा जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी एक प्रकार का द्रव पाया जाता है। ठीक है, तो दो तरफ पहले हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए, एक हमारा केंद्रक के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमारा कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, दोनों को हम लोग कंबाइनली मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कोशिका के अंदर एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये जो होता है मेटाबॉलिज्म का सारा क्रिया क्या होता है? संपन्न होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जनरली जो होता है, प्रोटोप्लाज्म में 90 से 92% हमारा क्या होता है? पानी का मात्रा पाया जाता है। उसके बाद बाकी जो हमारे होते हैं 8 से 9% के आसपास और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में हमारा 90 से 92% पानी पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्म क्या था? लिविंग सब्सटेंस है। इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का क्रिया होता है, मतलब उपापचय का क्रिया होता है। भोजन का अणु क्या होता है? टूटता है और एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, और ये जब मेटाबॉलिज्म का क्रिया होता है तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होने के फलस्वरूप ये हमारे बॉडी में क्या होता है? एक जैविक प्रक्रिया पूरा संपन्न होता है, और जिसके कारण क्या होता है? मनुष्य क्या होता है? जिंदा रह पाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। अगर मान के चलिए प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तो ये सारा क्रिया जो हो रहा था मेटाबॉलिज्म का, ये सारा संपन्न नहीं हो पाता। ठीक है, तो कितना जरूरी, इसलिए हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। अगर मान के चलिए प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रकरण क्या होता है। वैसी सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। तो ऐसे समझते हैं जैसे कि मान के चलिए हम लोगों का जो घर होता है, घर को चलाने के लिए, ठीक है, एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, मान के चलिए किसी का भी घर होता है, अगर उस घर में पेरेंट्स नहीं होंगे तो उस घर का मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो घर को मेंटेनेंस करने के लिए घर में एक पेरेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है।
अगर वो पेरेंट्स होंगे तो घर का मेंटेनेंस अच्छे तरीके से हो पाएगा। सभी मान के चलिए एक परिवार में एक पिता है, एक माता है, उसके 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? तो सभी बच्चों का खुद का नीड होता है। किसी बच्चे को हो सकता है कॉपी किताब का ज़रूरत हो, किसी बच्चे को हो सकता है फ़ोन का ज़रूरत हो, किसी बच्चे को हो सकता है खाना का ज़रूरत हो, तो सभी बच्चे का नीड अलग-अलग है। तो सभी का नीड फुलफ़िल करने के लिए घर में पेरेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो पेरेंट्स क्या करते हैं, सभी की नीड को पूरा करते हैं, जिसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारा बॉडी को भी मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारा बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है वो कैसे होता है, तो हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है? जब हम लोग भोजन को इनटेक करते हैं, भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं, तो भोजन को शरीर के अंदर लेने के पश्चात वो हमारे बॉडी में जाने के बाद भोजन बहुत सारे छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। भोजन टूटने के बाद उससे बहुत सारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद हमारा बॉडी उस एनर्जी को लेके हमारे बॉडी को क्या करता है, चलने योग्य बनाता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा कोशिका डेली नष्ट होते रहता है, बहुत सारा कोशिका मरते रहता है, बहुत सारा कोशिका डेली मरता है और डेली बनता भी है। तो अगर मान के चलिए डेली बहुत सारा कोशिका मरेगा तो बनना भी तो जरूरी है ना, ठीक है? तो ये सारा कैसे होता है, ये सारा मेंटेनेंस के द्वारा ये पूरा होता है। मेंटेनेंस कैसे होता है, जितना हम लोग भोजन लेंगे, भोजन हमारे बॉडी में जाएगा और वो क्या होगा, टूट के एनर्जी का निर्माण करेगा, ठीक है? एनर्जी के फलस्वरूप हम लोग का बॉडी क्या करेगा, चलेगा, ठीक है? तो हम लोग समझ गए लाइफ प्रोसेस क्या होता है। वैसी सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं जीव, ऑर्गेनिज्म। ऐसे समझे, जीव जो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है? एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है? जीव तो हम लोग समझ ही गए, जीव होता क्या है, ठीक है? तो हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूनिसेलुलर पे चर्चा करते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर जो होते हैं, इसका शरीर जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे भी हम लोग बनाया है, पिक्चर देख लीजिए। ये हमारा एक सिंगल कोशिका है। ये सिंगल कोशिका है जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से, मतलब नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। माइक्रोस्कोप को हम लोग हिंदी में सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, ठीक है? तो वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ होता है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। ये सारे जीव हमारे एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, जिसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा अमीबा का डायग्राम है। अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जिसको हम लोग अभी क्या बताए थे, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। अमीबा का जो बॉडी होता है, ठीक है, वो जो बाहर से जो घिरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है? और इसका और भी नाम होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा लेमा कहते हैं, ठीक है? तो कोई भी नाम रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। हम लोग का जो कोशिका होता है उस एक बाहरी आवरण से घिरा हुआ होता है, जिस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब भी वही होता है, प्लाज्मा लेमा का मतलब भी वही होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, अमीबा का डायग्राम हो गया। अमीबा में एक चीज होता है, अमीबा जो होता है ये इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है? ये इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है? इसका डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे हम लोग का अमीबा बन गया, अमीबा। लेकिन इसमें एक
रूल होता है, इसमें कहीं हम लोग ऐसे निकाल के नहीं बना सकते, ये अमीबा हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो अमीबा बनाने के लिए हम लोग अमीबा को किसी भी तरह बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कहीं पे नुकीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका यानी मोर देन वन सेल्स, एक बहुकोशिकीय का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन सेल्स। अगर किसी जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका का बना हुआ होता है तो उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब ऐसे होता है एक से अधिक, मोर देन वन, मतलब अगर उसके शरीर में 2 कोशिका भी होगा तो वो हमारा बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुकोशिकीय जीव। बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे इसमें हम लोग का आता है मनुष्य, जैसे हम लोग का शरीर क्या है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना हुआ, क्योंकि अगर एक कोशिका का बना हुआ रहता तो क्या इंसान दिख पाता है, ऐसे नहीं दिख पाता। तो इंसान को भी देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। तो इंसान को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसका मतलब इंसान क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। जैसे बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, इंसान हो गया, पेड़ पौधा हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, सारा एग्जांपल क्या हो गया, बहुकोशिकीय जीव का हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ समझते हैं, देखिए सबसे पहले सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। सेल का मतलब होता है कोशिका। ये एक कोशिका को हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। बहुत सारा कोशिका आपस में जब मिलेगा तो बहुत सारा कोशिका मिलके बनाएगा टिश्यू, मतलब उत्तक बनाएगा, ठीक है। बहुत सारा टिश्यू आपस में मिलके टिश्यू सिस्टम मतलब उत्तक तंत्र का निर्माण करता है। बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिलके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, इसको हम लोग अंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अंग हमारे जैसे आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गई, हम लोग का ऑर्गन है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर वो अंग तंत्र होता है, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमारा क्या आता है, नाक से लेके फेफड़ा तक सारा जितना भी कनेक्टिविटी होता है सारा हम लोग को किसके अंतर्गत आता है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह ये हमारा ऑर्गन सिस्टम हो गया, और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम मिला के हमारे पूरे होल बॉडी का निर्माण होता है, संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसे समझते हैं, कैसे समझे, सबसे पहले छोटा सा सेल, बहुत सारा कोशिका यानी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे उत्तकों का समूह उत्तक तंत्र कहलाता है, ठीक है। और बहुत सारे उत्तक तंत्र का समूह ऑर्गन मतलब अंग कहलाता है, और बहुत सारे ऑर्गन मतलब अंगों का समूह अंग तंत्र कहलाता है, और बहुत सारे अंग तंत्र के समूह को हम लोग पूरा होल बॉडी का निर्माण करता है।